हेलो 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 रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया, आवाज जा रही है? आवाज जा रही होगी, आवाज क्लियर? ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, आप पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। और उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो जिक्र करने वाले हैं, जिसकी बात करने वाले हैं, वो है इवेंट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का। किसका इवेंट है? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का। इसके पहले हमने काफी चीजें पढ़ ली है, लेकिन एक टॉपिक अभी बचा रह गया है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने समझाने के लिए रखा था आपको, क्योंकि इससे सवाल बहुत बनते हैं। सवाल बनते हैं तो जो भी, हर्षित मिश्रा जी हाय, तो जो भी सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसको। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले देखेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का इवेंट जो है देखेंगे हम लोग उसको। तो हम पहले हेडिंग डाल लें, क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल हेडिंग डाल लेते हैं भैया। क्या डाल लेते हैं? हेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले हम समझाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कोरिलेट कर पाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके नीट के एग्जामिनेशन में, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप सीबीएसई में आंसर राइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को या जो भी लिखने जा रहे हैं आपको बेसिक रूप से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी क्या होगा, आप उसका आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे। हेलो ममता, गुड आफ्टरनून। हेलो अर्षित जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम मेंस्ट्रुअल इवेंट की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बोलते क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि 28 टू 29 डेज की एक साइकिल होती है। ठीक है, 28 टू 29 डेज की एक क्या होती है? साइकिल होती है। 28 टू 20। हेलो सौरभ पाठक जी, हाय। तो 28 टू 29 डेज की एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं। चलिए, बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या, जैसे कि हमने जब पढ़ा था और हमने देखा था कि होता क्या, इवेंट के बारे में जब हम बात करेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इवेंट है, इसकी शुरुआत जब होती है, द इनिशिएशन जो होता है, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन is known as menarche. And termination of menstruation is called menopause. पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसकी हम बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। तो जिसकी बात करते हैं कि अगर इनिशिएशन होता है मेंस्ट्रुएशन का, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको नाम क्या देते हैं? मेनार्के बोलते हैं। और जब टर्मिनेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। एंड क्या जरूरत है टर्मिनेशन की? हम बोलते हैं कि एक मेल जो होता है, उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो हमेशा डिवाइड करती है टिल द डेथ ऑफ द मेल। जब तक मेल मर नहीं जाता तब तक स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है। इसलिए हम बोल रहे होते हैं कि जो मेल होता है वो जिंदगी भर बाप बन सकता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जिंदगी भर बना सकता है। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल अगर बेबी का डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रियोनिक, तो होता क्या है फीमेल में, जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं फीमेल में, तो फीमेल बेबी जब मदर के वुम्ब में रहती है, तभी जितने प्राइमरी फॉलिकल बनना होता है वो बन जाती है। लगभग हम बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ द फॉलिकल्स पाए जाते हैं हमारे ओवरी में, मिलते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मिलियंस ऑफ द फॉलिकल हमारे यहाँ बेबी बर्थ से पहले बन तो गए मदर के वुम्ब में, लेकिन अभी ये फॉलिकल जब स्टार्ट किए थे अपना डिवीजन करना, तो हुआ क्या था? डिवीजन को रोक दिया गया था। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में। पढ़ा होगा, बताया भी था हमने गैमेटोजेनेसिस के दौरान, या जब ओवरी को काट करके देख रहे थे तब भी हमने बताया था इस बात को। तो प्राइमरी फॉलिकल को क्या, जो प्राइमरी oocyte था, उसे रोक दिया गया। जो हमारा oogonia डिवीजन करना स्टार्ट किया और फर्स्ट मियोसिस की शुरुआत की। कब की? जब फीमेल डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर के वुम्ब में थी, तभी की बात है। तो oogonia ने मियोसिस स्टार्ट किया था, लेकिन हमने उसके मियोसिस को कहां अरेस्ट कर दिया था? तो प्रोफेज फर्स्ट में। कहां पे भैया? प्रोफेज फर्स्ट में रोक दिया उसे, कि नहीं भैया नहीं कर सकते। कब तक रोके रहा? तो हमने बोला कि प्यूबर्टी आएगी तब। तो क्या हुआ? जो हमने नाम बदल दिया, जो oogonia था उसका नाम हमने रख दिया प्राइमरी oocyte, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ होगा ड्यूरिंग डिवीजन। जब डिवीजन की शुरुआत की होगी तो चेंज हुआ होगा। हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी oocyte बोल दिया। और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स बना दिया था, और हमने बोलना शुरू कर दिया था क्या? oogonia, प्राइमरी फॉलिकल। अब हम बोलते हैं कि अगर फीमेल एम्ब्रियो को देखेंगे
तो वुम्ब में ही, यानी मदर के वुम्ब में जब है तभी मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल में जो मियोसिस की शुरुआत होती है वो अरेस्टेड स्टेट में रहता है। हेलो जी प्रमोद, तो अरेस्टेड स्टेट में रहता है, रोका गया रहता है। कब तक रोके रहते हैं भैया? तो हम बोलते हैं कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी। हम बोलते थे कि प्यूबर्टी में एक हार्मोन आएगा जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, जिसका नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसका नाम होता है। और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज करता है हमारा हाइपोथैलेमस, तो आके पिट्यूटरी से बोलता है कि भैया गोनेडोट्रोपिन रिलीज करिए, और इसके रिस्पेक्ट में हमारी पिट्यूटरी रिलीज करती है क्या भैया, क्या रिलीज करती है? तो रिलीज करती है FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? अभी फिर से लाइव है। आपको क्या लगता है आप ही मेहनत करते हो? टीचर भी दिन भर बोलता रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आता है तो यही प्राइमरी फॉलिकल, तो बनने को तो बन गया था मिलियंस, लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन तक का जो समय लग गया 12 साल का, 11, 12, 10 जो भी हो, उस दौरान बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल हमने देखा था कि डिजनरेट कर गए, और प्यूबर्टी आते आते हम बोलते हैं कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल केवल बचते हैं। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? चलिए, प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 बचे। अब यही प्राइमरी फॉलिकल्स जो बचे हुए हैं, हमारा FSH आता है तो इन्हीं में ग्रो कराता है, इन्हीं के मियोसिस को कंप्लीट कराने का प्रयास करता है। इसी इवेंट को हम पढ़ रहे होते हैं बेसिकली। क्लियर है? यस या नो? क्लियर? चलिए, ये क्लियर है तो हम पढ़ते हैं। तो पहला प्राइमरी फॉलिकल यानी पहला प्राइमरी FSH आया होगा, और पहले प्राइमरी फॉलिकल से जब एग की बात की होगी तो यहां पे हम शुरुआत करते हैं मिनार्के से और पढ़ते हैं क्या? मीनोपाज तक। तो इसी को हम बोलते हैं, जो साइकिल चलती रहती है, हम साइक्लिकल चेंज बोलते हैं ड्यूरिंग इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग। साइक्लिकल चेंज होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, अभी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का भी जिक्र कर लेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको कहां से इजिली तरीके से हम सॉल्व कर सकें। क्लियर है दोस्त? यस या नो? क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए इसे। चलिए, एक ग्राफ बना लेते हैं। हमने क्या किया? डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को जताने के लिए आपसे हमने ऐसा एक बना लिया ग्राफ, ताकि हम सारे फेजेस का जिक्र कर सकें। वैसे बुक में तो फेज जो दिया हुआ है उससे विपरीत पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन तब भी आपके समझ में आना चाहिए, तभी आपके समझ में आना चाहिए। ये जो गोला बना है इसका पर्पज है कि आप जानिए ये गोला 28 दिन का गोला है। क्या है भैया? 28 दिन का गोला है। इस 28 दिन के गोले में हम अलग अलग फेज को अलग अलग कलर से दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर्टिकुलर फेज के लिए बनी रहे। हमने कुछ पार्ट इस गोले का ऐसे दिखा लिया, यानी कुछ दिन ऐसा होगा माहौल, कुछ दिन क्या होगा भैया? माहौल ऐसा होगा। ठीक है, हमने ऐसे दिखा लिया। ठीक है, फिर क्या होगा भैया? फिर हमने कलर चेंज कर लिया ताकि और भी कुछ दिखा दे। कुछ दिन के बाद माहौल कुछ दिन तक ऐसा रहेगा। अलग अलग फेजेज की कहानी है कि इन फेजेज में कुछ अलग कांड हो रहा होगा, इसलिए कलर हम अलग दिखा रहे हैं। ऐसे दिखा लिया भैया? दिखा लिया? अलग अलग दिखाएंगे ताकि आपकी जो मेमोरी है ना वो क्या होती है? फोटोजेनिक होती है। हम फोटो वाली चीज़ों को जल्दी से पहचान जाते हैं इन कंपैरिजन टू रिटन थिंग्स। फिर हमने ऐसे दिखा लिया। हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, बाकी को छोड़ दिया। चल भाई कितना रंगेंगे। अब हमारे जब एनसीईआरटी बुक में आप जाइएगा तो आपके इसी मेंस्ट्रुअल इवेंट को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है।
पहला जो दिया गया है फेज उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा जो फेज दिया गया है उसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा जो फेज दिया है उसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, और चौथा जो फेज दिया है उसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इन 4 फेजेस में हमारे यहां मेंस्ट्रुअल इवेंट को क्लासिफाई किया गया। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? ये 4 फेजेस बताए गए, यानी ये हमारा पहला स्टेज है। यानी अगर हम नंबरिंग लिख दें तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो फॉलिकुलर फेज की, तीसरे नंबर पे बात कर रहे होंगे तो ओवुलेटरी फेज की, और फोर्थ नंबर पे बात कर रहे होंगे तो ल्यूटल फेज की बात कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? यस या नो? यस या नो? इतनी बात क्लियर है? चलो अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज बुक के हिसाब से। यहां बात कर रहे होंगे तो हम फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे होंगे, बुक के हिसाब से दूसरा नंबर है इसका। यहां बात कर रहे होंगे तो हम तीसरे फेज की बात कर रहे होंगे, दैट इज ओवुलेटरी फेज, और यहां बात कर रहे होंगे तो हम चौथे फेज की बात कर रहे होंगे, एंड दैट इज ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। अलग अलग नाम हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे किससे? हम शुरुआत करेंगे फॉलिकुलर फेज से। जरा समझिएगा, हम डे 1 की बात कर रहे हैं, पहले मिनार्की की बात कर रहे हैं, पहली बार जब एफएसएच आया होगा। हम नहीं बात कर रहे हैं बीच की, पहली बार जब एफएसएच आया होगा तो जरा सोचिएगा क्या हुआ होगा। मान लीजिए एक दिन ऐसा है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया होगा। यहां से समझिएगा, कोरिलेट करिएगा। हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया होगा? क्या रिलीज किया होगा भैया? जीएनआरएच रिलीज किया होगा। किसके लिए किया होगा भैया? क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो बेसिकली मास्टर के लिए किया होगा, एंड दैट मास्टर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और किस पार्ट को? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को, और बोलता है भैया गोनेडोट्रोपिन रिलीज करिए आप। तो पिट्यूटरी क्या करती है? इनका सम्मान करते हुए 2 हार्मोन रिलीज करती है। एक का नाम होता है एफएसएच, जो कि नाम ही बताता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है हमारा कौन? ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज करती है। क्लियर है? यस, क्लियर है। अब समझिएगा जरा, यानी इस फेज में देखें तो एफएसएच और एलएच दोनों ज्यादा होंगे। एफएसएच आता होगा, और हमने बोला कि हमारे ओवरी को अगर देखें तो ओवरी में बहुत सारे 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, जिनको मियोसिस रोका गया था कि भैया मियोसिस नहीं कर सकते क्योंकि करण अर्जुन आएंगे। और करण अर्जुन कौन है? एफएसएच और एलएच। उनके आने का इंतजार था, तो एफएसएच आया। एक दिन क्या हुआ? एफएसएच आया। एफएसएच आया तो जो रुका हुआ मियोसिस था, अच्छा प्राइमरी फॉलिकल, हाँ बैठे हुए हो, चलो ग्रो कराते हैं तुम्हें, चलो तुम्हें ग्रो कराते हैं। एफएसएच क्या करेगा? सपोज करिएगा कि ये प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte हमारा था, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इनको अपने इन्फ्लुएंस में इनका ग्रोथ कराना चालू करता है, तो हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल बना। इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा। ये क्या था? प्राइमरी फॉलिकल था, यहां लिख भी लेंगे। ग्रो होगा, धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, हमने बताया था। ग्रो करेगा, ग्रो है, ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ करके क्या बनाता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। स्ट्रक्चरल चेंज होगा थोड़ा, ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ा ऐड हो जाएंगी ज़्यादा, और बाहर एक लेयर भी बन जाती है। ऐसे हम थोड़ा उस साइड को दूसरे कलर से दिखा लें ताकि आप इमेजिन कर पाएँ, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, लगेगा ग्रेनुलोसा सेल्स ही। ये हमारा प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी oocyte ही है, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई हैं और एक लेयर बन गया। यहाँ पे हम समझाएंगे डायग्राम के साथ। ये थीका बन गई इसके चारों तरफ, और हम इसको नाम देने लगे हैं क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन अंदर जो मसाला है उसे भी हम प्राइमरी oocyte ही बोल रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे ग्रो कराना चालू किया होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ होगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल ने क्या किया होगा? ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया होगा।
कंप्लीटेड फर्स्ट मियोसिस। ये सब काम कौन करा रहा है? ये सब काम जो है हमारा एफएसएच करा रहा है। कंप्लीटेड इस फर्स्ट मियोसिस, जो कि अभी तक अरेस्टेड था। कहां पे अरेस्टेड था? तो अरेस्टेड था एट द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कराएगा। तो बेसिक सी बात है, अब हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस और आएंगे। क्या क्या आएगा भैया, जरा समझ लेते हैं। तो जो प्राइमरी oocyte हुआ करता था, अब उसको हम नाम देने लगेंगे, क्योंकि वो डिवाइड कर गया। सेकेंडरी oocyte नाम देने लगेंगे। क्या देने लगेंगे भैया? सेकेंडरी oocyte। ऐसे बन जाएगा। कुछ इनके बीच में हॉलो स्पेस भी बन जाएगा, एंट्रम बोलते हैं उसे। और जो थीका बना था, जिसको मेम्ब्रेन कहा करते थे, उसके दो लेयर्स हो जाएंगे, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। एक बाहर की और एक अंदर की। लाल रंग से दिखा देते हैं ताकि समस्या ना हो। एक अंदर की, किस क्या बन जाएगी? एक अंदर की, और एक क्या बन जाएगी भैया? बाहर की। दोनों को रिस्पेक्टिव नाम भी आपको पता होगा। बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को थीका इंटरना बोल रहे होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों में देखें अगर, तो थीका इंटरना जो है हम बोला करते थे क्या? ये सिक्रेटरी लेयर है। क्या लेयर है? सिक्रेटरी लेयर है। सिक्रेट करती है चीजों को। और क्या सिक्रेट करती है? तो हमारे यहाँ दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो खास करके इस स्टेज में एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज करती है। क्लियर है भैया? चल, फिर क्या हुआ? इस जो सेकेंडरी oocyte है, फॉलिकल को तो हम टर्सरी फॉलिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टर्सरी फॉलिकल बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल हर बार पूछे गए। इसे क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं, लेकिन है प्राइमरी oocyte ही इसके अंदर। यहां भी प्राइमरी oocyte ही है, बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल बना, इसमें जो ए है वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte जो है स्टार्ट करता है क्या? अपना सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करता है अपना सेकेंड मियोसिस। स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट मियोसिस। सेकेंड मियोसिस स्टार्ट्स सेकेंड मियोसिस। सिंपल सी बात है, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट करेगा तो स्ट्रक्चरल कुछ चेंज होगा इस टर्सरी फॉलिकल के। टर्सरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा और डेफिनेटली होगा। हाँ जी सर, विशाल जी। जब चेंज होगा तो क्या होगा? हम स्टार्ट किया है, बताया है, मियोसिस स्टार्ट किया है, लेकिन अरेस्ट कर दिया गया है। कहां पे? अरेस्टेड एट मेटाफेज। लिख सकते हैं आगे कि अरेस्टेड एट मेटाफेज। अगर ऐसे पढ़िएगा तो देखिएगा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अरेस्टेड एट मेटाफेज। मेटाफेज में अरेस्ट कर दिया गया है, और मेटाफेज 2 बोल देंगे, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा बना, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाती है, जिसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ऐसे बन गई। फिर इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ऐसे मतलब स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। हर स्टेज पे हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सेल डिवाइड करने जाता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ही डिसाइड करता है डिवाइड करने का। तो ये थोड़ा तमाम चीज़ें हो रही हैं इसके पास। और बेसिकली क्या हो रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर एक बन जाता है, जिसे फाइनली हम नाम दे रहे होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और एक रिप्रोडक्टिव एज की बात करें या एक फीमेल की बात करें, तो हम बड़ा इजीली बोलते हैं कि एक जो फीमेल है वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में लगभग 400 ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है, लगभग। और इसी हिसाब से हम मिनार्क और मीनोपाज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज फीमेल का क्या होगा। तो हम बाहर की, अंदर की लेयर जिसको कि लाल रंग से दिखाया करते थे, थीका इंटरना हो गई। और बाहर की लेयर जिसे कि हम कैसे कलर से दिखाया करते थे? बाहर की लेयर को हम ऐसे दिखाया करते थे, तो थीका एक्सटर्ना हो गया। याद होगा, थीका एक्सटर्ना नॉन सेक्रेटरी लेयर है और थीका इंटरना सेक्रेटरी लेयर है। थोड़ा नॉर्मली कोऑपरेट करिएगा। और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे इसको बना लें, क्यूमुलस ओवेरिकस को, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्या? ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं भैया? ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे होते हैं। कोई समस्या, कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अच्छा, इस दौरान याद करिए, इस दौरान जरा याद करिए, थीका इंटरना यानी हार्मोन की बात करेंगे दोस्त, तो 4 हार्मोन तो हमें दिख रहा है। क्या क्या भैया? केवल हम फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई होगी, शुरुआत तो यहीं से हुई होगी। या इस दौरान देखें तो 4 हार्मोन हमें अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो एफएसएच एलएच बढ़ेंगे,
लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे यहां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ेंगे। एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा। ये एफएसएच और एलएच कहां से आए भैया? पिट्यूटरी से आए हैं। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहां से आए? थीका इंटरना से। सिक्रेट तो करेगी ना, करेगी। चारों हार्मोन पाए जाएंगे, लेकिन इस दौरान एफएसएच सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। इसे हम फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं। दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यहां पे फॉलिकल को प्रोलिफरेट करा रहे हैं, इसलिए प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन फेज। और यहां एफएसएच की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि एलएच नहीं होगा, एलएच भी ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन होगा ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली थोड़ा कम होगा। लेकिन एक्टिवली सबसे ज्यादा, यानी हम अगर बात करें फॉलिकुलर फेज की या प्रोलिफरेशन फेज की, तो सबसे ज्यादा एक्टिव जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा भैया? वो एफएसएच होगा। सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी हो रही होगी इस दौरान? एफएसएच हार्मोन की हो रही होगी। अब एक दिन आएगा जब करण अर्जुन का करण आया, एंड दैट इज एलएच। एक दिन आएगा जब एलएच जो है अपने पीक पे पहुंचेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे पहुंचेगा। इस कंडीशन को हम एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। और इस दौरान क्या होगा? ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक तो हमारा सेकेंडरी oocyte है, एक हिस्सा क्या बना? सेकेंडरी oocyte विद सम रिमेनेंट ऑफ दैट, जस्ट लाइक दैट, जोना पेलुसुडा एंड कोरोना रेडिएटा। सेकेंडरी oocyte हमारा हो गया, और फिर जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा हो गया, ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा हो गया। अभी क्या हो गया? ऐसे ऐसे रिलीज हो गया। बाकी बचा हुआ हिस्सा को हम ऐसे दिखा दिए, जिसे हम नाम देने लगे क्या? जिसे हम नाम देने लगे क्या भैया? ये हमारा हो गया क्या? एग हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो गया भैया? कॉर्पस ल्यूटियम। इसे क्या बोलने लगे? कॉर्पस ल्यूटियम। चूंकि इस दिन क्या हुआ है? एग रिलीज हुआ है, एग रिलीज हुआ है, इसीलिए उस अब एक तो डेली तो रिलीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कि आज थोड़ा सा आया, आज थोड़ा सा आया। एक तो एक दिन रिलीज होगा, और उसी पर्टिकुलर दिन को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज। इसलिए एक दिन का होता है। इसलिए क्या होता है? एक दिन का होता है। अब दो चीजें बन गई, एक रिलीज हुआ तो एक तो मिला ही कॉर्पस ल्यूटियम मिला। अब कॉर्पस ल्यूटियम का जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम अगर हम देखेंगे हार्मोनिकली, तो कॉर्पस ल्यूटियम मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। रिलीज तो दोनों करेगा, मोर अमाउंट ऑफ, अमाउंट ज्यादा होगा क्या इस दौरान? किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। किसका होगा? प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज करेगा, और इसलिए रिलीज करेगा कि हमारे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है? हमारे इंडोमेट्रियल लाइनिंग को, हमारे इंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है? न्यूट्रिटिव बनाता है। आप कहीं ना कहीं डायग्राम देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ अगर वेजाइना के डायग्राम को, ओवरी के डायग्राम को देखिएगा तो कहीं ना कहीं यूट्रस में ऐसे न्यूट्रिशन का स्तर बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे लेयर बढ़ता चला जाता है। हमारे इंडोमेट्रियम लाइनिंग को तैयार की जाती है कि भैया अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको कम से कम क्या करना है? जो डेवलपिंग जाइगोट होगा उसे इंप्लांट करके प्रॉपरली आप उसे ग्रो करा पाए। इंडोमेट्रियल लाइनिंग को और ज्यादा नरिशिव बनाता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है इटसेल्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन कब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी? यानी ध्यान दीजिए, अगर वहां से ध्यान दीजिएगा तो हमने बोला कि फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा होगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि वहां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, क्योंकि हम प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं उस स्टेज में। क्लियर है?
प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं तो चारों हार्मोन है। हमने बोला कि फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा होगी और ये क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब LH बढ़ जाएगा, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, दैट कंडीशन इज नोन एज LH सर्ज। उस दिन क्या होगा, एक ही दिन होगा जब हमारे ग्राफियन फॉलिकल से हमारा एग अलग हो जाएगा और उस फेज को हम ओवुलेटरी फेज कह रहे होंगे। अब जब एग अलग हो गया तो जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा था उसे हम बोलने लगे क्या, कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलने लगे भैया, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम हमारे यहाँ क्या करता है, हम बोलते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम हमारे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है, लेकिन मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और पर्पज यही होता है कि हम इंडोमेट्रियल लाइनिंग को इतना ज्यादा न्यूट्रिटिव बना दें ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो हम इम्प्लांट कर सके बेबी को। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? यस या नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर क्या होता है, मान लीजिए इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ दिन तो हमारे यहाँ स्पर्म भी रहता है, कुछ दिन एग भी रहती है, इनकी सर्वाइबिलिटी पे डिपेंड करता है, कब तक, 7 से 10 दिन मान लेते हैं हम एक नॉर्मल टर्मिनेशन। फिर क्या होता है, मान लीजिए कि इफ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, तो हम बोलते हैं कि यही कार्पस ल्यूटियम है। अगर यहां तक जाते जाते गया और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट विल चेंज इनटू द कॉर्पस एल्बिकैंस। किसमें, कॉर्पस एल्बिकैंस। एक कॉर्पस एल्बिकांस नामक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकांस हमारे यहां मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन कम, और यही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होना लीड करता है हमारे यहां रप्चर ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, और धीरे धीरे हमारी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है रप्चर होने लगती है। और रप्चर होने के बाद से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स बनाई गई थी विद द रिमेनेंट ऑफ एग और विद द कॉर्पस एल्बिकांस, जो भी डिजनरेट होगा, ये सारे मटेरियल जो है इस दौरान ऊज आउट होते हैं थ्रू द वेजाइनल कैनाल, और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोल रहे होते हैं। यानी अगर हम पढ़ते हैं तो जरूर मेंस्ट्रुएशन को फर्स्ट फेज बोलते हैं, लेकिन अगर ध्यान दे तो शुरुआत तो हमारे प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने की हुई होगी। और हर स्टेज पे अगर ध्यान दें, जैसा कि एनसीईआरटी में आपके यहाँ डायग्राम ग्राफिकली पूछा गया है, तो हर स्टेज पे जरा ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे हम, तो अगर हम बात कर रहे होंगे मेंस्ट्रुअल फेज की, वहां एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। सही है, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा, दैट इज गुड। क्लियर? ठीक। अब क्या होगा, फॉलिकुलर फेज की बात करें, चलो यहां हटाओ, यहां पे देखेंगे फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट करें तो हमने बोला कि यहां चारों हार्मोन हैं, FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन। दैट्स गुड। लेकिन एक्टिवली सबसे ज्यादा कौन है, FSH। फिर एक दिन आता है यहीं पे जब क्या होता है, हमारे यहाँ LH की एक्टिविटी बढ़ती है, उस कंडीशन को हम LH सर्ज बोलते हैं। और LH की कंडीशन, LH की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम बोलते हैं फंक्शन बढ़ता है, तो क्या होता है, LH सर्ज कंडीशन आती है तो हमारा एग अलग हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा अलग हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए हिस्से को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोल रहे होते हैं। और कार्पस ल्यूटियम जो है उसमें थीका इंटरना भी तो है, लेकिन उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज कर रही होती है, एस्ट्रोजन कम। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज करने का बस यही वजह था कि भैया हम इंडोमेट्रियल लाइनिंग को इतना प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अगर एग रिलीज होने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम बेबी को इजीली इंप्लांट कर सके। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां कुछ दिन तक तो ये लोग इंतजार किए, फिर हमारा एग भी डिजनरेट कर गया और कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट कर गया। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करके क्या बनाया, कॉर्पस एल्बिकैंस, और ये सिक्रीट करेगा मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ही कारण होता है किसका, एंड दैट इज फॉर द मेंस्ट्रुएशन। अब हार्मोन का जो ग्राफ बना हुआ है, अगर इस डायग्राम का एनालिसिस करके पढ़िएगा तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भैया? यस या नो? डेफिनेटली क्या होगा भैया, सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई। यस या नो? चलो
अब ये एग रिलीज हुआ है, थोड़ा चलते हैं, अब फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जरा समझ लेंगे। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कहां क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? सही बात है। तो हम बनाते हैं, फीमेल बनाते हैं जब भी यूट्रस, तो यूट्रस में हम 3 वॉल बताते हैं, दैट इज मायोमेट्रियम, आउटर वन इज पेरीमेट्रियम और इनर वन इज एंडोमेट्रियम। जो भी साइक्लिकल चेंज होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में होता है। वो कहां होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग में साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी जो स्पेस बचा है उसी को हम वुम्ब बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वुम्ब बोलते हैं। अरे यार एबीसी, जब डॉक्टर बनोगे तो 5 साल इसीलिए तो ट्रेन किया जाएगा कि जो एबिलिटी आपके अंदर आज नहीं है वो कल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो मैं भी जेब मारना नहीं जानता, बट स्टिल अगर हम ट्राई करें 1-2 साल तो मार ही लेंगे ना पॉकेट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट नो टू प्ले गिटार, बट इफ आई वांट टू प्ले इट एंड इफ आई एम वेल ट्रेन्ड फॉर दिस देन आई कैन प्ले गिटार। दैट इज लाइफ ओनली। ओके, क्लियर? तो इफ यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां बात कर रहे हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए चलते हैं थोड़ा। हमने बोला कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारे यहां, ये तो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। सपोज हमारे ओवरी से एग रिलीज हुआ होगा, हमारे यहां ओवरी यहां थी, ओवरी से क्या हुआ? एग रिलीज हुआ होगा, ओवरी से एग रिलीज हुआ होगा। क्लियर? ओवरी से एग रिलीज हुआ होगा, एग को हम इस कलर से दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे, ओवुलेशन हुआ। याद रहे इसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही है। ठीक है, अब स्पर्म के आने का वेट करती है, तब तक कार्पस ल्यूटियम, जिसे कि येलो बॉडी कहते हैं, भी होता है, अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो भी सिक्रेट करना होता है करता रहता है, और अपने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करती है? तैयार करती रहती है। क्लियर? अब क्या होता है? ओवरी मूव करती है, एग मूव करता है, और हमारे यहाँ स्पर्म क्या होता है? वेजाइनल कैनाल के थ्रू इंसेमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा यहां से आगे मूव करते हुए आगे बढ़ता है, स्पर्म बढ़ रहा है। तो बेसिकली एट अ पॉइंट, एकदम फिक्स पॉइंट है, ऐसा नहीं कि हर जगह। हम बोलते हैं कि एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे जब मुलाकात होती है हमारे यहाँ एग की स्पर्म से, दैट इज द पॉइंट। मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज एम्पुला, और यहाँ एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे जब स्पर्म की मुलाकात होती है तभी फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एवरी कॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट फर्टिलाइजेशन। हर बार कॉपुलेट करने का मतलब नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन एक एक्सटेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही स्पर्म और एग की मुलाकात होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। या हमारा स्पर्म, यहाँ जो हमारा एग है, हम बोलते हैं कि 24 आवर से लेकर 36 जो भी 48 आवर है वो वेट करती है। ठीक है, अगर उसके बाद तब तक उतने ड्यूरेशन तक उसे स्पर्म नहीं मिला तो उसके बाद वो डीजनरेट कर जाती है। तो हमने देखा कि डीजनरेट कर जाएगी तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? कॉर्पस एल्बिकांस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिकली क्या होगा, हमारे यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो फिर दैट विल लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो हमने प्रिपेयर किया था वही रप्चर होगा, और बाकी डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एग एंड कॉर्पस एल्बिकांस क्या गेट फ्यूज आउट, ऊज आउट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यही बात हम कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस एट द एम्पुलरी isthmus जंक्शन, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला
एंड isthmus। फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो कहां होता है? एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड isthmus एंड द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात क्लियर है? यस या नो? बात क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट यही होता है कि जो भी स्पर्म है इंसेमिनेशन के बाद ये हमारे यूट्रस के थ्रू होते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फेलोपियन ट्यूब में जब पहुंचता है तो फेलोपियन ट्यूब में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि ओवरी एग रिलीज करती है, बट फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं हो जाएगा। ये जो आए हुए मिलियंस ऑफ स्पर्म है उनमें से किसी एक स्पर्म की मुलाकात अगर होती है कहां पे? एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड isthmus एंड दैट विल लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। दैट विल लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि एवरी कॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा एग जब मूव कर रहा है, मूव करते 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 इसी पॉइंट पे मुलाकात होगी जब किसकी? हमारे उसके स्पर्म के साथ। तो स्पर्म के साथ जब मुलाकात होती है तो होता क्या है? हमने बोला कि स्पर्म के साथ बेसिकली मिल कौन रहा है? अगर स्पर्म है तो इसके साथ मिल कौन रहा है? तो मिल रहा है हमारा सेकेंडरी oocyte। याद रखिएगा ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है। और ये सेकेंडरी oocyte की हमने क्या करी थी? हमने बोली थी कि ये मियोसिस तो स्टार्ट की थी सेकेंडरी oocyte, बट मेटाफेज सेकेंड स्टेज में इसे रोक दिया गया था। सेकेंडरी oocyte स्टेज जरा याद करिएगा, इसी स्टेज में तो होगी सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रोका हुआ न्यूक्लियस है सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? यही तो बोल रहे हैं हम सेकेंडरी oocyte के बारे में। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रोका हुआ क्या है? न्यूक्लियस है और कुछ नहीं है। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रोका हुआ न्यूक्लियस है। अब क्यों रोका गया था? इसकी वजह थी, हम बोलते हैं कि यहां पे जब हमारे सेकेंडरी oocyte से एक स्पर्म की मुलाकात होती है तो हमारा सेकेंडरी oocyte ऐसे नहीं पड़ा हुआ है कि भैया लो आओ मुलाकात कर लो। इसके चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर भी है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जिसे क्या बोलते हैं भैया? जोना पेलुसिडा। थोड़ा देख लेते हैं इसे, जोना पेलुसिडा कहते हैं इसे। एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, सेलुलर लेयर बोलते हैं इसे। क्या होता है भैया? जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्लियर है? और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं क्या? कोरोना रेडिएटा। इस फॉर्म में हमारे यहां कहीं हम बोलते हैं कि एक रिलीज होता है, एक कोरोना रेडिएटा। अब हम स्पर्म की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि स्पर्म में एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम पढ़ा होगा। एक्रोसोम में क्या होता है? जोना लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। अब हमारा जब हमारा स्पर्म आया, स्पर्म आ रहे होंगे, बहुत सारे स्पर्म आ रहे होंगे। स्पर्म को डायग्रामेटिकली देखते हैं तो हम हेड, मिडिल पीस और टेल में डिवाइड करते हैं स्पर्म को भी। बेसिकली हम बोलते हैं कि हेड रीजन है, एक मिडिल पीस रीजन बनाते हैं और फिर बनाते हैं टेल, ऐसे करके दिखा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हेड का जो पार्ट होता है वहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम बनाता है कौन? गोल्जी बॉडी बनाती है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो यहाँ इवेंट में मदद करेंगे। तो हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक बार में जब इजाकुलेट करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक सीट के लिए एग्जाम हो, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी ओवरी ईच मंथ अल्टरनेट एक ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है, यानी सिंपल सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी ओवरी एक बार में, मान लीजिए इस महीने में तो अगले महीने में ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरी रिलीज कर देती है, तभी ट्विन हो जाते हैं। तभी क्या हो जाते हैं? ट्विन पैदा होते हैं। डिपेंड करता है, बेबी की संख्या डिपेंड करती है बूम में डेवलप होने वाले कि ओवरी से एग कितना रिलीज हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में अल्टरनेट मंथ पे ईच ओवरी एक एक ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है, लेकिन हो सकता हो 1 से 2, 2 से 4 हो जाए। तो यहाँ पे स्पर्म जो होता है वो मिलियंस में होते हैं। अब चूंकि सीट एक ही निकले और आपकी काबिलियत कितनी भी क्यों ना हो, भैया सिलेक्शन तो किसी एक लोग का ही होगा, यानी नंबर ऑफ एग विल डिसाइड द नंबर ऑफ एम्ब्रियो या जाइगोट। नंबर ऑफ एग ही तो डिसाइड करेगा, तो नंबर ऑफ एग डिसाइड करता है, एंड दैट्स वाई कोई एक स्पर्म, भाई 1 मिलियन 2 मिलियन की बात है तो कोई तो एक होगा जो फर्टिलाइज करेगा, हम बोलेंगे दैट इज बेस्ट। तो बेस्ट तो क्या करेगा? वो मिलेगा और जोना लाइसिन करेगा। होता क्या है इस इवेंट में? जो सेकंड मेटाफेज स्टेज में रोका गया था, बस इसकी एक वजह थी कि जो हमारे oocyte था उसके पास क्या था? उसके पास हमारे यहाँ सेंट्रियोल नहीं होता, और सेंट्रियोल की अभाव में कभी हम सेंट्रोमियर को डिवाइड, क्रोमोसोम को डिवाइड नहीं कर सकते। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है,
स्पर्म के पास, उसका इस्तेमाल करती हैं हमारे यहाँ, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, और अपने क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट को, और अपना पहले क्या स्टेज पूरा करती हैं, अपना सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करती हैं, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करती हैं। क्लियर है? सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करके उटिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उटिड। अगर नहीं आता है यही स्पर्म तो यही डिजनरेट कर जाती है इसी अवस्था में। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? चलिए, क्लियर है। इसी इवेंट को हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया दोस्त? फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है? एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। क्लियर? ओके। अगर नहीं आता है तो स्पर्म आएगा, तो उसके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का इस्तेमाल करके क्या करेगा, ये अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा और बनाएगा क्या? मियोसिस कंप्लीट करेगा। अब मियोसिस कंप्लीट करेगा तो एक बात और, ये इवेंट कहीं यहीं पे हो रहा होगा, ये इवेंट कहीं यहीं पे हो रहा होगा, तो मियोसिस कंप्लीट करेगा तो दो सेल, एक पोलर बॉडी भी तो बनेगा। तो पूछा जाता है कि दो पोलर बॉडी जो बनता है, तो एक तो डेफिनेट सी बात है फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में बन रहा होगा, ओवरी के अंदर, और दूसरा पोलर बॉडी कहां बन रहा होगा भैया? तो दूसरा पोलर बॉडी बन रहा होगा कहां पे भैया? तो दूसरा पोलर बॉडी बन रहा होगा यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब में। याद रहे, जरूर याद रखिएगा, एक ओवरी में बनता है पोलर बॉडी और दूसरा स्पर्म के मिलने के बाद ही बनता है। स्पर्म मिलेगा तभी सेकेंड मियोसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा ही फर्टिलाइजेशन के बाद। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं। क्लियर है? इतनी बात, यहां तक कोई समस्या भैया? यहां तक कोई समस्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस या नो? यस या नो? नो प्रॉब्लम। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, हमने बताया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जरा बात समझते हैं। हमने बोला कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है भैया? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने बोला, अगर डायग्राम बना के समझना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने यहां यूट्रस बनाया और इस बार हम फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेट सी बात है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बाद हमने अपने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनाया होगा, और पर्पज बस यही है कि फर्टिलाइजेशन हो गया अगर, तो हम इम्प्लांट कर सकें किसको? एम्ब्रियो को। तो हमने एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी जताई यहाँ पे। हमने बोला था कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता कहाँ है? तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो होता है वो होता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? तो हम बोलते हैं एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। चलो भैया, हमने क्या किया, इस बार फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा बड़ा बना लिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या किया? थोड़ा बड़ा बना लिया। ठीक है, हमने बड़ा बना लिया। बड़ा बनाने का पर्पज ये है कि हमने बोला कि यहां पे कहीं हमारे यहां फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। चलो भैया, यहां फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, हमने बताया एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। दिखा भी देते हैं फर्टिलाइजेशन, ऐसे मान लीजिए हमने दिखा दिया। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या बनेगा? हमारे यहाँ जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म, द रिजल्टेंट सेल विल फॉर्म द जाइगोट। चलो, जाइगोट को हम ऐसे दिखा लें। बेसिकली क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? सिंगेमी होगा एंड दैट विल फॉर्म जाइगोट। सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, तो डेफिनेटली जाइगोट बनेगा। क्या बना? जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्लियर है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? भगत सिंह, if you are here and just breathing, breathe out, the amount of air which we inhale or exhale without any forceful, without intention, without any intention of breathing, and that is called tidal volume, and the amount is 500 ml. Okay? जब भी हम सांस को लेते हैं और अनइंटेंशनल ब्रीदिंग, यानी हम पढ़ा रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, ठीक है,
तो जो अमाउंट ऑफ एयर हम अनइंटेंशनल ब्रीदिंग के दौरान या तो अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, एंड दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड स्पेशली द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है दोस्त, नाम भगत सिंह, वाह इनकलाब। चलो आगे बात करते हैं। जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, चलिए अच्छी बात है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनता है जब, तो जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ, जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है। जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करना स्टार्ट करता है, डेफिनेट सी बात है। तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो हम बोलते हैं एक सेल से दो सेल, ऐसा बोल रहे होते हैं। तो जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। और जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करने के साथ साथ क्या होता है, अगर देखते चले हम, एक न्यूक्लियस से दो सेल बनाए, ऐसे जाइगोट डिवीजन स्टार्ट कर रहा है और इटसेल्फ आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। जाइगोट डिवीजन स्टार्ट कर रहा है और इटसेल्फ आगे की तरफ क्या हुआ, ऐसे बढ़ भी रहा है। ऐसे स्टार्ट भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है और बढ़ भी रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, भैया कोई एक बता दे हम इसी प्रोसेस को, जब जाइगोट डिवीजन करता है और बढ़ता है आगे, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? एनीवन, एनीवन, एनीवन? आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। एनीवन, एनीवन ऑफ यू? कोई भी एक, कोई भी एक बंदा, कोई भी एक? नो वन। जब जाइगोट स्टार्ट करता है डिवीजन, जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है अलोंग विथ, वो मूव भी करता रहता है यूट्रस के साइड में, क्योंकि बेसिकली क्या है, उसे न्यूट्रिशन कौन देगा? उसे न्यूट्रिशन तो यूट्रस से ही मिलेगा। और इसी पर्पज से तो हमने क्या किया है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इतना क्या किया है, आफ्टरनून। इसलिए तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इतना हमने प्रिपेयर किया है कि जो भी हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो हो उसको न्यूट्रिशन तुम प्रोवाइड कर सको। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज स्टार्ट करता है, हम बोलते हैं जाइगोट में क्लीवेज होना स्टार्ट होता है, यानी जाइगोट डिवाइड भी करता है और साइमल्टेनियसली वो यूट्रस की तरफ मूव भी करता है। ऐसे जब हम देखते हैं तो 2 सेल से 4 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हम नाम भी देते हैं, 32, 64, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती चली जाएंगी। इज इट क्लियर? ओके। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, जैसे 8 सेल स्टेज में, 8 सेल स्टेज में हम क्या बोलते हैं? मॉरुला बोलते हैं। ऐसे नाम भी देना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लास्टुला बोलते हैं, नाम भी देना, गैस्ट्रोला बोलते हैं। ऐसे नाम देना हम चालू कर देते हैं। 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल्स बननी चालू हो जाएंगी। फिर हम इनको नाम देने लगते हैं। 8 सेल स्टेज को हम कहीं मॉरुला स्टेज बोलते हैं, 16 से 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं, गैस्ट्रोला बोलते हैं। ऐसे हम नाम देने लगते हैं। और जो सेल्स बन रही हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि हम एक न्यूक्लियस बना लें, एक सेल बना लें, डेवलपिंग जाइगोट बना लें, इसके अंदर जो सेल्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स बन रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या बन रही है भैया? इंडिविजुअल को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर। अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये ब्लास्टोमियर्स की संख्या बढ़ती रहेगी, ब्लास्टोमियर्स बनते जाएंगे। और ब्लास्टोमियर्स जो बनते जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, नहीं ब्लास्टोमियर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, कोई ब्लास्टोमियर बाहर की तरफ तो एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच में है तो मिडोडर्म, ऐसे हम लेयर्स बोल रहे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज करती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। इज दैट क्लियर? यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ लें। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? यस या नो? यहां तक बातें क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़े। हम यहां तक की बात करेंगे अभी। तो होगा क्या? बेसिक सी बात है, जो हमारा जाइगोट बढ़ते 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 बढ़ता चला गया था, वो कुछ देर बाद हमें दिखेगा कैसे? हम देखेंगे कि बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो सेल्स अरेंज होना चालू हो जाएंगी, सेल्स अरेंज होना चालू हो जाएंगी ऐसे। कुछ सेल्स पेरीफेरी पे ऐसे अरेंज होंगी, और कुछ सेल्स इनर मास बना लेंगे, ऐसे 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 सेल्स अरेंज होती रहेंगी।
ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज है, सेल्स ऐसे ऐसे अरेंज है, ठीक है। जो बाहर की सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, नाम ले लेते हैं। ट्रोफो टर्म कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और जो ए वाला बना मास ऑफ सेल दैट इज नोन एज इनर सेल मास, इनर सेल मास। बेसिकली ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बनता है वो कौन बनाता है, फ्यूचर एम्ब्रियो जो बनाता है वो कौन बनाता है, इनर सेल मास बनाता है। कई बार सवाल आपसे पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। और ट्रोफोब्लास्ट इज द लेयर ऑफ सेल्स, आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, सेल्स हमारी आउटरली अरेंज है। इनका काम है कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। अब जरा समझिएगा, ऐसे मूव करते करते ये सेल्स बढ़ता चला गया। हम अपने यूट्रस की बस एक लाइनिंग बना रहे हैं, इसको समझिएगा। हमने कोई एक लाइनिंग ली है, हमने मायोमेट्री, हमने पेरीमेट्रियम दिखाया, हमने मायोमेट्रियम दिखाया, और हमने बात की एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। हमने बोला कि बहुत नरिसिव बना रखा था हमने, हम किसी एक लाइनिंग को ले रहे हैं केवल। और यहाँ पे एज्यूम करिए कि हमारा ट्रोफोब्लास्ट या जो भी हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सेल्स है वो पहुंचा है, यहाँ हमारा सेल यहाँ पहुंचा है। माहौल देखिएगा, एकदम अच्छे से समझना है, हमें एकदम अच्छे से समझना है इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन को। ऐसा है, ऐसा है। और सेल्स क्या होंगी, हमने बताया कि आउटर जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कह रहे हैं। एंड ट्रोफोब्लास्ट मीनिंग समथिंग रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। ऐसे हमारा फिर इनर सेल मास है, ऐसे हमने बनाया, ठीक है। धीरे 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 ए पेरी एंडोमेट्रियम के क्या आएगा, पास होना चालू करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास आना चालू करेगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग के कांटेक्ट में जब हमारी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आएंगी तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ समय बाद हम देखेंगे क्या चेंजेस दिखाई देंगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद की बात करें, क्लियर है। कुछ समय बाद की बात करें तो क्या होगा, कुछ समय बाद की बात कर लें तो हमारा ये पेरीमेट्रियम हो गया, ये हमारा हो गया क्या, मायोमेट्रियम हो गया, ये हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जिसको कि हमने न्यूट्रिटिव बनाया था, ठीक है। जब हम देखते हैं यहां पे तो क्या होता है, जो हमारा ये जो डेवलप हो रहा था, डेवलपिंग सेल्स था, इसमें कुछ ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो होती हैं ऐसे फिंगर लाइक, सॉरी ऐसे क्या बना लेती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने की शुरुआत करती हैं। क्या बनाती हैं, फिंगर लाइक सेल्स बनाती हैं। ऐसे बाकी चीजें, बाकी माहौल चल रहा है, ठीक है। ऐसे इंटरडिजिटेशन बनाती हैं, ऐसे इंटरडिजिटेशन बनाती हैं और जस्ट इंटरडिजिटेट होना चाहती हैं किससे, विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और इसको हम बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, और वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना शुरू कर देता है तो आगे के स्टेजेस को समझेंगे। अगर न्यूट्रिशन क्या करता है, ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना शुरू कैसे करता है जरा समझेंगे। तो हमने क्या बना लिया, ऐसे बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमने बनाया पेरीमेट्रियम, ये हमने बनाया मायोमेट्रियम, ये हमने बनाया एंडोमेट्रियम। अब हमने बताया कि आउटर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे वो क्या हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गए। इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या हुआ, दे आर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और ये डेवलप करके ऐसे ऐसे
जो इनर सेल मास था ये कहीं ना कहीं से क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया ऐसे। और अच्छा शिवानी सिंह थोड़ा हिंदी में, तो इनर सेल मास जो है देखिए इसे कनेक्टेड हो गया। इसी को, ये जो कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर बना है कोरियोनिक वेलाई के आफ्टर रिजल्ट के बाद बना, इसी को हम बोलते हैं क्या, अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कनेक्ट रहता है फीटस को। ये डेवलपिंग मास ऑफ एम्ब्रियो जो है इसको कनेक्ट करके रखता है, किससे, मदर के साथ कनेक्ट करके रखता है, मदर के साथ क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। क्लियर है? इम्प्लांटेशन वाली बात समझ में आ गई? यस या नो? इम्प्लांटेशन वाली बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं? इम्प्लांटेशन की बात समझ में आ गई? इम्प्लांटेशन की बात समझ में आ गई दोस्त? यस या नो? अब यही जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिस भी जर्मन लेयर से बन रहा होगा वैसा हम नाम देते हैं, तो हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड का नाम लेते हैं। तो हमारे यहाँ गैस्ट्रेशन पीरियड की बात करेंगे, गैस्ट्रेशन पीरियड की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ एक फुली डेवलप एम्ब्रियो को डेवलप होने में लगभग कितना दिन लगता है, 270 डेज लगते हैं। गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है कितने दिन का होता है हमारे यहाँ, 270 डेज का होता है। इस 270 डेज को अगर हम ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें, तीन तिमाही में डिवाइड करें, तिमाही में डिवाइड करें तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो देखिएगा कि हर ट्राइमेस्टर में कुछ ना कुछ इवेंट दिए हुए। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो दिया होगा कि 12वें वीक तक देखें, तो जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो उसमें गोनेड्स डेवलप हो गए होंगे। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम देखते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी इन डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म क्या होता है, दिया होगा एनसीईआरटी में, दैट इज हार्ट। सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो क्या बनता है, हार्ट बनता है। 12वें वीक तक होते होते हम क्या कर लेते हैं, गोनेड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर हम बोलते हैं कि लिम्स बन जाती हैं, डिजिट्स बन जाती हैं, फिर हम बोलते हैं बॉडी के ऊपर हेयर आ जाता है। ऐसे करके स्टेजेस दिए होंगे, तो ये बनने लगता है 270 डेज में हम क्या करते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो बना लेते हैं। जब फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो बन जाता है तो हमारे यहाँ एक इवेंट होता है, दैट इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है डेवलप होता है, जनरेट होता है किससे, ये डेवलप होता है या जनरेट होता है फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो से और प्लेसेंटा से। कौन से राइज करता है, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो और कौन, प्लेसेंटा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन जनरेट करता है, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो और प्लेसेंटा जनरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, तो जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में एक थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन पता होगा आपको स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सीटोसिन आता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो ये ऑक्सीटोसिन के लिए जो मैसेज था किसने जनरेट किया था, डेवलपिंग एम्ब्रियो ने, यानी फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो और प्लेसेंटा ने जनरेट किया था। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन आएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एंड दैट विल लीड्स टू द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मींस द गिविंग, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन हम पढ़ते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अपना नेक्स्ट चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन आज उम्मीद करता हूँ कि इम्प्लांटेशन तक की बात समझ में आ गई होगी। तो फिर पार्चुरेशन और जो लैक्टेशन है उस प्रोसेस को या उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ के जरूर आइएगा, इतना रिवाइज करके जरूर आइएगा, तो आपकी कनेक्टिविटी क्या होगी, प्रॉपरली बनी रहेगी। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।